तो दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स सेगमेंट को। वेदांग बैच अपने आप में एक ऐसा बैच है जहां पर आप कंप्लीटली प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर पाएंगे। श्योरिटी है कि आपको 5 मंथ के आसपास तक क्लासेस चलेंगी। यहाँ 1 to 1 करके प्रीलिम्स में होने वाले उस कोर एरियाज को जानने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीडीएफ नोट्स भी देने का प्रयास करेंगे जो आपके सामने जैसे लास्ट ईयर पेपर होगा या कुछ ऐसे मटेरियल्स वगैरह होगा वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। डाउट सेशन भी मैं रखूंगा, एक वीक में एक सेशन रखने का मेरा प्लान है। इसमें 1 to 1 मेंटरशिप भी रहेगी, यानी किसी को कोई व्यक्तिगत चीज़ें हैं तो ग्रुप में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे और उसके बाद टाइमली कवरेज तो कर ही लेंगे। साथ में हम एग्जाम स्पेसिफिक, क्योंकि तैयारी के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक एग्जाम बेस और एक सिलेबस बेस। तो अब जो तैयारी का ढांचा है वो एग्जाम बेस तैयारी करनी चाहिए कि एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे हमारा टारगेट पॉलिटी को लेकर अगर देखा जाए तो सभी लोग बड़े प्यार से देख रहे होंगे। पॉलिटी के सेगमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पॉलिटी का सेगमेंट 15 क्वेश्चन 2023 में, तो हमारा भी टारगेट ये है कि लगभग पॉलिटी के क्वेश्चनों की एक्यूरेसी जो है सही होनी चाहिए। मतलब मान के चलिएगा यदि आप पॉलिटी के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं तो 90% के आसपास तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 18 सही होने चाहिए, 15 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 13-14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 30 क्वेश्चन आएंगे 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसका मतलब एक पॉलिटी एक सेगमेंट ऐसा है जहां पर मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ प्रश्न सही कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक लेवल है। अब इसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सर मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो सही करने के लिए आपको जो पॉलिटी का दायरा है, कितने कितने प्रश्न कहाँ से दिए गए हैं, इसके सापेक्ष ये जानना जरूरी है कि हमारी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो अगर हमारे पास लास्ट ईयर कट ऑफ 88 रहती है, ये यहाँ पर 87 से 87 है, यहाँ पर 92 है, 98 है, 98 है, यानी आप मान के चलें कि अब आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए 45 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, 50 क्वेश्चन के आसपास तक सिक्योर में आप रहेंगे। तो आपको 50 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आना है। तो यानी आपको पॉलिटी को एक मानक मान लेना है, पिलर मान लेता है, फिर ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, इकोनॉमी को, 4 पिलर ऐसे हैं जहां पर 60-70 क्वेश्चन के आसपास मिला के आ जाते हैं। अगर आप इसको दबा के रेडी कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से आप 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको हम लोग ले लेंगे तो आराम से क्वालिफाई करने की भूमिका में आ जाएंगे। चलो आज की कहानी को यहीं से करते हैं स्टार्ट, और पूरी जो पिक्चर है ये बनती हुई चली जाएगी आपके दिमाग में। हमारे पास लेक्चर नंबर 1 में हमने कल समझा संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, राज्य क्या होता है, राज्य स्टेट्स वगैरह क्या होते हैं, या फिर जो हमारे पास कल जो थियोरटिकल चीज़ें थी, पॉलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में स्टेट करा। तो आइएगा हम पूरी पिक्चर लेके चलते हैं। आपको अब कुछ नहीं करना है, मान लीजिएगा 70 से लेकर 80% चीज़ें मेरी क्लास से कवर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कवर हो जाएंगी। इसके अलावा बियॉन्ड में जाके आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्या करना है उसके बारे में बताता हुआ चलूंगा। अब जो बिल्कुल डेडिकेट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, ये मान लीजिएगा कि अगर मेरा एक शब्द भी यहाँ लिखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बस इतना इतना ध्यान रखिएगा। राइट, तो पहला टॉपिक आज का स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले दो चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। एक पहले कोर एरिया को समझ लेते हैं। कोर एरिया वो जहां से प्रश्नों की भूमिका 90% के आसपास रहती है। उसके बाद एक एडवांस एरिया जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, जैसे उस टॉपिकों को। तो पहले भूमिका यह है कि पहले कोर एरिया को कमांड कर लिया जाए। इस कोर एरिया में जो पहला संविधान के भागों को पॉलिटी के साथ लिंक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या आता है हमारा, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। इस टॉपिक को पहले आज हम लोग कवर करते हैं, संघ एवं उसके राज्य से क्षेत्र। यहां से अगर हम एवरेज देखें तो एक क्वेश्चन की भूमिका रहती है, कभी कभी 2 प्रश्न भी, कभी कभी नहीं भी, इससे ऊपर प्रश्न नहीं जाता है। प्रश्न के 3 स्ट्रक्चर होते हैं आने के एग्जामिनर के पास जब यूपीएससी में आप बैठते हैं। एक कंसेप्ट बेस होता है जो एक आपको पूरा पता हो कि इसका आधारनुमा तैयारी कैसे है। एक फैक्ट बेस होता है जहां पर कुछ तथ्यों से बात की जाती है, और एक एप्लीकेशन बेस होता है, यानी एप्लीकेशन का अप्लाई बेस होते हैं जहां पर कुछ फ्यूचर की बात या कुछ एडवांस नॉलेज की बात की जाती है। तीनों कंसेप्ट पे हम लोग लेते हुए चलेंगे, ये मान लीजिएगा। तो आइएगा पहले इसकी फिल्म को बनाते हैं, जैसा कि मेरा एक स्टाइल है पढ़ाने का। पहले ये जान लें कि हमें इसमें से पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो संघ राज्य है इसका मीन्स क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। वो इस अर्थ से ही यूपीएससी प्रश्न पूछता है। बाकी राजस्थान की स्थापना कब की गई, यूपी की स्थापना कब की गई,
ये सब बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें बन जाती हैं। अगर हम यहां पर देखें तो यहां 3-4 पॉइंट निकल के जाते हैं। एक तो यूनियन, संघ क्या होता है, एक फेडरेशन, परिसंघ क्या होता है, और तीसरा एक होता है यहां पर कॉन्फेडरेशन क्या होता है। अगर आपने इस थ्योरी को तीनों को समझ लिया तो मान लीजिएगा कि यहां से यूपीएससी के बनने वाले प्रश्न आराम से इजी वे में टैकल हो जाएंगे। इसके उपरांत अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहानी आपके सामने ये स्टैब्लिश हो जाती है कि जो हमारे पास स्टेट ऑटोनॉमी है, राज्य की स्वायत्तता है, वो क्या है। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट इस टॉपिक के लिए बनेगा। तो स्टेट ऑटोनॉमी यू कैन से यानी राज्य की स्वायत्तता, स्वायत्तता, ये दोनों क्वेश्चन जो है कंसेप्ट और अप्लाई से वेट पार्ट बन जाएंगे। देखिएगा यूपीएससी फैक्ट पे 10% काम करता है, 90-80% जो एरिया है उस पर काम करेगा। लेकिन 2 पॉइंट इसको समझने के बाद हम तीसरे एंगल की तरफ जाते हैं तो वो बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है कैसे एक दूसरे के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो इंटरनेशनल रूल्स क्या होते हैं ये भी हम यहां जानने का प्रयास करेंगे। लो क्या होते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होती है। जो मैं लिख रहा हूं इसको एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलें। अगर आप बिल्कुल डेडिकेट के साथ आपको लगता है कि जीवन में अब उद्धार की जो एक सीमा है उसको हमें पाना है, तो आपको हर चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी है, छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। यहाँ छोटे छोटे अंशों से आदमी असफल हो जाते हैं। उसके बाद ये जब जान जाओगे तो ये जो पार्ट है, तीनों पार्ट, ये कंसेप्ट और अप्लाइड पार्ट है। इसका कुछ फैक्चुअल पार्ट भी लेना पड़ेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं संवैधानिक प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कोशिश करिएगा कि मैं अगर एक लैंग्वेज लिखा दूं तो एक अगर मैं मुंह से बोल देता हूं तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, जिससे कि टाइमिंग कम लगेगा। ये समझ जाओगे तो किस तरीके से हमारे इंडिया में राज्यों का डेवलप हुआ, राज्यों का विकास कैसे हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, राज्यों का विकास कैसे हुआ, या फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, निर्माण कैसे हुआ। इसके आप अगर आप समझ जाएंगे तो कुछ ऐसे इश्यूज वगैरह हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे जो लगातार पनप रहते हैं इंडिया में, तो प्रेजेंट के इश्यूज को हमें जानना पड़ेगा, जिसको लेटेस्ट के साथ जोड़ते हुए हम लोग चलेंगे कि ऐसी हर कोई राज्य कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी चाहता है कि मेरा भी स्वामित्व हो। उस राज्य ऑटोनॉमी के पीछे लॉजिक कुछ और होता है। अगर पश्चिम बंगाल की आप बात करेंगे तो वहाँ का ऑटोनॉमी का राज्य कुछ और है। अगर लगातार यूपी को 4 भागों में बांटने की हमेशा बात चलती रही है, अगर 4 भागों में बांट जाएंगे तो छोटे राज्य से क्या आसार हुआ। जिस तरीके से उत्तराखंड को यूपी से बांट दिया गया था, ऐसे उत्तराखंड के बंटने से क्या वहाँ कोई तवज्जो मिल पाई या विकास हो पाया या वो समस्या पैदा हुई। तो छोटे राज्य बनाम बड़े राज्यों में जो अंतराल है वो देखने को मिलेगा कि अगर बड़े राज्य बनते हैं तो क्या फायदा है, छोटे राज्य बनेंगे तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ये एक चार्ट है जो आपको इस टॉपिक के सापेक्ष में रेडी करना है। चले, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है बहुत स्ट्रांग हो रहा होगा, राइट। सबको मजा आ रहा था, एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। वेदांग, वेद, वेदांग मतलब बहुत, वेदांग का मतलब होता है कि एक प्रकार से आप जानते हैं कि 6 युगों का होना, व्याकरण भी अच्छी होना, ज्ञान भी अच्छा होना, इसलिए इसका नाम वेदांग रखा गया है। हम अपनी भाषा शैली भी अच्छी करेंगे, लेखन शैली भी अच्छी कर चलेंगे, कंसेप्ट भी समझते हुए चलेंगे, नॉलेज भी अच्छी करते हुए चलेंगे, इसके अलावा इसका नाम इसके लिए वेदांग रखा गया है। तो चले, तो पहले पॉइंट पे डिबेट करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या हो रहा है, यानी संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, या फिर कहा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें यहाँ पर बन जाती हैं। चलते हैं साहब, एक बार सब लोग अनुमति चाहूंगा कि आपसे एक बार क्लैपिंग कर दें। मौसम चेंजिंग हो रहा है तो गर्म पानी का सेवन करना उचित है। तो इस टॉपिक पे हम लोग डिबेट करते हैं और 1 to 1 करके बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो एनसीईआरटी पढ़े हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बल्ले बल्ले है। बस हर टॉपिक को, हर पॉइंट को मान लीजिएगा, ये अपने आप में नया है बस।
अगर वर्ल्ड की सापेक्ष में अगर हम लोग देखें तो तीन तरह की प्रणाली सिस्टम देखने को हमें मिलता है। उन सिस्टमों में इंडिया का सिस्टम कैसा है इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। एक सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम लोग संघ कहते हैं। तो संघ किसका होगा? संघ राज्यों का होगा सिंपल वे में। तो राज्य मतलब छोटे छोटे राज्य हमने डिफाइन कर रखे होंगे। तो जिस देश के पास छोटे छोटे स्टेट्स वगैरह होंगे उनको एक मिलाकर एक सुपर पावर बनाई जाएगी जिसको हम लोग संघ कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अगर हम फेडरेशन की बात करेंगे, ये एक परिसंघ है। तो यहां पर भी कुछ बड़े बड़े एक प्रकार से कह सकते हैं स्वराजित या कह सकते हैं स्वराजित राज्य बनाए जाएंगे जिनके बीच में मध्य समझौता कर कर एक संघ बनाया जाएगा, यानी केंद्र सरकार के अधीन रहकर वो काम करेंगे लेकिन अपने आप में सुपर पावर रहेंगे राज्य भी। तो जहां राज्य सुपर पावर रहते हैं लेकिन वो समझौते के माध्यम से केंद्र के अंडर में काम करते हैं उसे हम परिसंघ कहते हैं। लेकिन जहां सुपर पावर राज्य ही केंद्र ही रहेगा, राज्य सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं जी ये वाला काम करना, हाँ जी ना जी, इस तरह की बातें करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एक कॉन्फेडरेशन होता है जहां पर दो अपने आप में स्वतंत्र राज्य हैं, जैसे एग्जाम्पल वेस्ट इंडिया पाकिस्तान अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र हैं अपने आप में। दोनों मिलाकर समझौते के बाद एक नया राष्ट्र का निर्माण करें, उसको कॉन्फेडरेशन का नाम देते हैं, जिसको हम लोग परिसंघ, उसे भी परिसंघ के रूप में कहते हैं। तो क्या होता है? कॉन्फेडरेशन। तो आपके दिमाग में कुछ स्टेब्लिश हो रहा होगा कि यहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं विलय पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य को एक करना और सुपर पावर केंद्र को सौंप देना। तो यहां पे क्या होता है? पहला पॉइंट लिखें विलय पत्र, यानी स्वयं की शक्ति से। अगर मान लीजिएगा हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के जितने भी लगभग 552 रियासतें थी अपने आप में क्या थी? विलय पत्र के माध्यम से शामिल हो गए जब लगा कि हाँ देश को एक आधार देना चाहिए। यहां पर विलय पत्र का मतलब है कि अब विलय पत्र नहीं है, यहां पर स्वराजित जो राज्य होंगे उनके मध्य समझौता किया जाएगा। तो क्या होगा? यहां पर स्वराजित राज्यों के मध्य समझौता होगा और यही समझौता क्या कहलाएगा? परिसंघ, फेडरेशन का नाम दे देंगे। और जब दो या उससे अधिक स्वतंत्र जो अपने राष्ट्र हैं, यानी मान लीजिएगा चाइना इंडिया सब लोग मिल जाएं आपस में, अमेरिका को उड़ाना है, ठीक है भैया मिल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग परिसंघ कॉन्फेडरेशन का नाम देते हैं। तो यहां क्या जाएगा? दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र के बीच समझौता करके जब एक किसी निर्माण करते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं उनको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। अब तीनों पॉइंट आपके दिमाग में स्टैब्लिश पिक्चर बनती हुई चली जा रही होगी। यहां पर क्या होगा? जो संघ होगा, जो यूनियन होगा, जो केंद्र होगा, उसके जो फैसले होंगे वो बाध्यकारी होंगे। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो संघ है, यूनियन है, उसके जजमेंट जो हैं तो यहां क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। संघ के फैसले, ये संघ के डिसीजन बाध्यकारी होंगे। यानी इसीलिए बाध्यकारी होंगे क्योंकि यहां पर अब सब शामिल हो चुके हैं विलय पत्र से कि हमने तुमको अर्पण कर दिया। जैसे एक महिला शादी होने का अपने पति को अर्पण कर देती है कि अब जो तुम करोगे तुम्हारे ही, तुम हमारे परमेश्वर हो। ऐसे ही राज्य अपने आप में केंद्र को परमेश्वर मान लेते हैं, राज्य संघ जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि। जैसे मोदी जी का मन कर रहा है अमेरिका से संधि करेंगे, राज्यों को माननी मजबूरी में पड़ी क्योंकि वो स्वतंत्रता उनको यहाँ पर फैसले बाध्यकारी कर चुके हैं। लेकिन ये स्वराजित जो राज्य हैं इनके पास जो सदस्य हैं वो बाध्यकारी बन जाएंगे, यानी जो यहाँ पर मेंबर हैं, जो यहाँ जुड़े हैं, वो भी क्या बन जाएंगे? सदस्य जो शामिल हुए हैं बाध्यकारी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों में बाध्यकारी होगा जो डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ अनुमति से लिए जाते हैं। यहाँ अनुमति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई अगर यूपी सॉरी इंडिया को, पाकिस्तान को और चाइना को मिला दिया जाए एक बड़े फेडरेशन के लिए, तो यहाँ नाम मात्र की केंद्र सरकार होगी, लेकिन फैसले कौन लेंगे? जो राज्य शामिल हुए हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं यहां पर नाम मात्र की सरकार। तो यानी यहां अगर आप देखा जाए तो यहां
बेसिकली फॉर्मेट में हम लोग देखें तो नाम मात्र मतलब फॉर्मेलिटी के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन काम सारे कौन करेंगे, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन पा रही होगी कि अगर ये बाध्यकारी हैं तो यहाँ जितने भी संविधान में चेंज करना है, संविधान में बदलाव करना है, किन्हीं संघ एवं राज्य की सहमति हो सकती है और बहुमत से भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रकार से किसकी सहमति होगी, बोलेंगे संविधान में परिवर्तन करने के लिए या कुछ नियम लाने के लिए। इसका मतलब संघ की भी शक्ति है और राज्यों की सहमति है। यार ये अगर बोलूं कि चेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल और इसमें लिखूं यूनियन राज्यों की परमिशन, इतनी भी बात को अगर तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं लिख सकते हो तो फिर थोड़ा सा फिर मेरे साथ ये आएगा कि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊं, उसके बाद जो 4 महीने में कोर्स होता है उसको 10 महीने में कोर्स कराऊं, फिर ऐसा लगता है मुझे तो ना। यहाँ किसकी होगी, अगर बाध्यकारी है तो यहाँ जो दो लोग मिले हैं या स्वराज राज्य आपस में हुए हैं, क्या होगा, सदस्यों की अनुमति आवश्यक होगी। तो परमिशन जो मेंबर है, परमिशन ऑफ मेंबर वो क्या होगी, कंपलसरी होगी। तो लिखें सदस्यों की अनुमति आवश्यक। तो यानी यहां पे क्या है, कंपलसरी है मेंबर की परमिशन को लेते हुए, राइट। तीसरा पॉइंट बनेगा, जिस तरीके से नाम मात्र की सरकार है लेकिन जो डिसीजन कौन लेगा, अगर 3 राष्ट्र एक साथ मिलकर बने हुए हैं, मान लीजिएगा, तो विश्व के साथ जिस तरीके से राष्ट्र की तरह क्या करेंगे, आपस में संबंध रखेंगे, ये सारे ही जितने भी स्टेट के सदस्य हुए हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल वे में कि राष्ट्र की तरह संबंध रखेंगे। तो यानी जिस तरीके से हर राष्ट्र की तरह संबंध, जिस तरीके से इंडिया और अलग अलग तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल बेस पे अब तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर सी बन रही होगी कि अगर हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट की तरफ, तो उदाहरण के बेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ ये एग्जाम्पल किसका ले लेंगे, बोलेंगे सर एग्जाम्पल है ये भारत का। भारत एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो क्या है, राज्यों का संघ है। अगर बात करेंगे यहाँ पे परिसंघ का, तो आप जानते हैं वहां पे सीनेट होती हैं, वहां पर हम लोगों ने 100 मेंबर को बांट रखा है, तो यानी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ एग्जाम्पल किसका लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और इधर बात करेंगे तो बेल्जियम है, यूरोपीय संघ है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की यहाँ एक्टिविटीज हैं, स्टेट हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा बेल्जियम, कई राष्ट्रों से मिलकर बना, यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन जिसको कह सकते हैं, तो ये कई राष्ट्रों से मिलकर बनी है, तो इनको हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला पॉइंट था, अब आपके दिमाग में बन पा रहा होगा कि यूनियन क्या है, जब राज्य सहमति से खुद ही विलय पत्र में शामिल हो जाएं, उसके साथ केंद्र की स्वायत्ता हो, राज्यों की सहमति बहुमत सिर्फ एक प्रकार से फॉर्मेलिटी के रूप में कार्य करें, सारी ताकत किसके साथ में होती है, संघ के साथ, केंद्र के साथ होती है, केंद्र क्या चेंज चाहता है, क्या संधि समझौते होते हैं वो इनको राज्यों को मानने पड़ेंगे। ऐसे राष्ट्रों की अवधारणाओं को, सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यूनियन कहते हैं। आया दिमाग में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फेडरेशन की, तो फेडरेशन एक परिसंघ है जहाँ पर जो स्वराजित राज्य हैं उनके बीच में समझौता होने के बाद एक केंद्र सरकार के अधीन वो कार्य रहकर करेंगे। एक केंद्र सरकार की स्थापना कर दी है और वो सदस्य जो हैं वो बाध्यकारी हैं जो निर्णय लिए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बाइडेन की बात करेंगे तो बाइडेन जो समझौता करेंगे वो राज्यों को, 50 राज्यों को मानने पड़ेंगे। तो यहीं से क्या होगा, लेकिन सदस्यों की अनुमति आवश्यक है कि अगर कोई भी तुम फैसला कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पर उनकी परमिशन जरूरी है। तो इस प्रकार की कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरेशन कहते हैं। अगर कौन फेडरेशन की बात करेंगे तो जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन फेडरेशन कहते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 3 लोग हैं, मान लीजिए यूपी, इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, इनको उन्होंने मिला के एक कॉन्फेडरेशन निर्माण कर लिया। तो सदस्य जो इसमें शामिल हैं उन सबको स्वतंत्रता दे रखी है, वो एक प्रकार से नाम मात्र की केंद्र सरकार की स्थापना करेंगे यूरोपीय यूनियन की तरह, लेकिन वहाँ काम कौन करेगा, आप कह सकते हैं काम यहाँ पर जो स्वतंत्र राज्य हैं वो करेंगे। तो यहाँ सदस्यों की जो है कंपलसरी है। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में अगर बन पाई तो बताइए, यहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे वो पूछता रहता है। क्लियर।
चलें, राजकुमार वर्मा अगर पीडीएफ लेनी है तो साहब एक काम कर लेते हैं, हम लिखाते नहीं है, समझाते नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं कल से पीडीएफ लेके आ जाऊंगा और उसको पीडीएफ को फिर जैसे दुनियादारी में लोग करते हैं यहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्टिंग कर लेंगे। तुम पीडीएफ के वो गुलाम बन चुके हो जहां तक तुम उस गुलामी से जंजीरें तोड़ ही नहीं पा रहे हो। हम जिस तरीके से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, उनके नियमों के गुलाम बन चुके थे, उनके आनंद के गुलाम बन चुके थे, इसलिए हम उनकी जकड़ियों को, बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही तुम गुलाम बन चुके लग रहा है मुझे पीडीएफ वगैरह के। तो बताइए, कमेंट कर, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, कल से या आज से अभी से लो, मैं यहाँ से बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कितनी पीडीएफ से तुम पढ़ोगे बताओ, कितनी पीडीएफ से आप लोग पढ़ोगे? सारी पीडीएफ मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। लेकिन जरूरत क्या है उसकी यार? अगर इतना अच्छा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो साहब उठा लो लक्ष्मीकांत, उठा लो लक्ष्मीकांत के अलावा बाकी जितनी किताबें हैं, पढ़ना स्टार्टिंग कर लो। बट मेरे पास तो भाई ये सब चीज़ें हैं नहीं यार। अब तुम जानो, अगर तुम्हें पीडीएफ से पढ़ना है तो साहब तुम्हारी पीडीएफ भी मंजूर है। ये इतना मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं और पीडीएफ पीडीएफ गा रहे हो तुम लोग यार, शर्म नहीं आई तुम लोगों को मांगते हुए पीडीएफ भी यार? अरे हमने खुद कह दिया, जो मैं यहाँ नहीं लिखाऊंगा, जो दिखाऊंगा उसकी तो मिलेगी पीडीएफ, लेकिन मैं जो लिखा रहा हूँ यार, यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ये सब बता रहा हूँ, अच्छे प्यार से समझा रहा हूँ, इसको तुम नहीं समझ पा रहे हो तो साहब तुम लोग यूपीएससी तो बहुत दूर की चीज़ है, तुम कुछ और भी नहीं कर पाओगे ऐसा है तो। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मुझे शर्म की कोई बात नहीं है, देखिए बिल्कुल भी। कितने लोगों को पीडीएफ चाहिए बताइए, तो कल से हम लोग पीडीएफ से पढ़ाते हैं, है ना, मजा आ जाएगा सबका। तुम भी देखोगे इधर से। चले, किसी समझदार व्यक्ति को बेईमान बताना आसान काम है, लेकिन उसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हो ना? इस वर्ड में बड़ा खतरनाक वर्ड है। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट आपका आराम से क्लियर हो चुका है। आइए बात करते हैं स्टेट ऑटोनॉमी की। ये भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तीनों पॉइंट मैंने इधर इसलिए रखे हैं, कंसेप्ट समझ जाओ पहले, फिर आपके दिमाग में फैक्ट निकल के आएंगे कि वो हमारे पास फजल अली कब आए थे, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, 14 राज्य कब बनाए, हरियाणा कब बनाया, उत्तराखंड कब बनाया, यानी यूपी कब बनाया, यूपी का पुराना नाम क्या था, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा आर्टिकल नंबर 1 में क्या है। अगर वो पूछेगा तो बाकी एग्जाम क्या पूछेंगे? ये भी तो दिक्कत है ना आपके सामने, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टेट ऑटोनॉमी, इसके बारे में समझते हैं बहुत मस्ती से और फिर पिक्चर बनाते हुए चलते हैं। टॉपिक के बाद हम प्रश्नों को भी करेंगे, ध्यान रखना, राइट। तो लिखिए स्टेट ऑटोनॉमी। राज्य स्वायत्तता। अगर राज्य स्वायत्तता की हम लोग बात करें तो हमारा संविधान कैसा है? फेडरल, संघात्मक है। दोनों व्यवस्थाएं लेके बैठा हुआ है, संघात फेडरलिज्म भी लेके बैठा है, संघात्मक व्यवस्था, और यूनिटरी सिस्टम भी लेके बैठा हुआ है, एकात्मक व्यवस्था। अब इसमें क्या होता है कि यहां फेडरल में हमने सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। और बंटवारा किसके बीच में किया? 3 भागों में, जैसा कि आप जानते हैं, एक संसूची, एक राज्य, एक संवर्ती, यानी यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ये शक्तियों का बंटवारा किसने किया? यही संविधान ने किया। ये अपने क्षेत्र में काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन यूनिटरी सिस्टम जो है, यहां पर हमने एक जो पावर है उसका पावर का हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं,
सारी जो पावर है हम यहाँ पर सेंटर को दे देते हैं, यानी केंद्र को, और केंद्र अपने हिसाब से राज्य को कुछ स्वायत्त सौंपता है, यानी स्टेट को स्वायत्त छोड़ता है। तो यहाँ पर जब संविधान ने सारी ताकत पावर दे दी केंद्र को, और केंद्र अपने हिसाब से राज्य को चलाने का प्रयास करता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। और जब संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, तो उसके पीछे लॉजिक बन जाता है कि इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है। फेडरलिज्म कंट्री का मतलब है कि यहाँ पे केंद्र एक व्यापक रूप से काम करता है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, और राज्य यहाँ पर नॉर्मली अपने क्षेत्रों के आधार पर काम करता है, उसको कुछ विषय सौंप दिए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहाँ 61 विषय हैं, यहाँ 100 है, यहाँ 52 है। ये बेसिक बेसिक बातें तो हम लोग करते चले जाएंगे। लेकिन जो राज्य स्वायत्ता का मैटर है, हमारे पास प्रथम एआरसी रिपोर्ट आती है, जिसको हम लोग प्रथम जो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन के नाम से जानते हैं। 1967 में यहाँ मोरारजी देसाई के अंतर्गत इसको बनाया गया। अब ये क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसके बारे में पूरी कहानी समझने का प्रयास करते हैं। और इससे आज भी ये जो संघर्ष है लगातार, हर राज्य जो है, जैसे दिल्ली की तुम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे कानून होने चाहिए, उसको स्टेट ऑटोनॉमी पूरी नहीं मिली हुई है। राज्य यूपी बोल रहा है कि 4 भागों में बांट दीजिएगा, पश्चिम बंगाल कह रहा है ये वाला काम कर लीजिएगा। इसका मतलब राज्यों के बीच में संघर्ष की, ऑटोनॉमी की जो कहानी है बड़ी लंबी है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये दोनों बातें हम स्पष्ट करके फिर अगले पॉइंट पे चलेंगे। आइएगा इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। यहां पे लिखिएगा राज्य के स्वायत्त का चरण। स्टेप ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, ये चरण स्टार्ट होता है 1967 से। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जिसको एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसका इतना सा अंतर था कि किस तरीके से प्रशासनिक में सुधार किया जाए। इन्होंने प्रथम जो एआरसी है, इसने राज्य को, जो स्टेट है हमारा राज्य है, उसको अधिकार अधिक देने की क्या करी, सिफारिश करी। तो राज्य को अधिक अधिकार मिल जाए, अधिक अधिकार की सिफारिश। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिफारिश की, लेकिन इसकी सिफारिश को माना नहीं गया। जो यहां सजेशन है उसको माना नहीं गया। तो यानी फर्स्ट टाइम स्टेट को अधिक अधिकार मिलने चाहिए, एक प्रकार से कह सकते हैं, इनकी सिफारिश को नहीं माना गया, फर्स्ट एआरसी ग्रुप को। यही कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद जब हमारे पास थोड़ा सा आगे प्लान लेके चलते हैं, तो 1970 में एक राजमन्नार समिति की स्थापना करते हैं, जो मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम था राजमन्नार जी। तो यहाँ 1970 के अराउंड लिखे, 1970 में राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति के बारे में अगर आप देखेंगे, तो राजमन्नार जो कमेटी के बारे में देखेंगे, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं राज्यों के सापेक्ष में कुछ बातें कही। क्या बातें कही, जबकि ये मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे, कभी ऐसा नहीं पूछे, लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ा नॉलेजेबल रखिएगा कि राजमन्नार कौन व्यक्ति थे। मद्रास हाई कोर्ट रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य क्यों विकास नहीं कर पा रहे हैं, उस विकास के पीछे लॉजिक क्या है, राज्य अपना डिसीजन क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे लॉजिक क्या। उन्होंने कहा कि कम से कम इसके पीछे कई सारी बातें कही कि एक तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, योजना आयोग को समाप्त करने से क्या होगा कि ये योजना बेहतर नहीं बना पाता है। जो मोदी जी 2015 में कर पाते हैं, उससे पहले 1970 में योजना आयोग को समाप्त करने के रिटायर्ड न्यायाधीश ने ऐसी घोषणा कर दी गई कि इसे करना चाहिए। अब अगर इसे समाप्त कर देंगे तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर एक संवैधानिक आयोग बनाया जाए जो उत्तरदायित्व हो। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया जाए, आयोग की स्थापना की जाए, जैसे वो क्या होगा,
उत्तरदायित्व होगा। एग्जाम्पल वे से विकास नहीं हो रहा है तो वो उसके ऊपर उत्तरदायी होगा। जैसे योजना आयोग है, के अलावा नीति आयोग, सॉरी, इलेक्शन कमीशन है ना। ऐसे आयोग बनाएंगे तो राइट में लिखे गए होंगे, उनकी ड्यूटी लिखी जाएंगे, कर्तव्य लिखे जाएंगे, कार्य लिखे जाएंगे। इससे क्या होगा, फायदा होगा। फिर एक इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो वित्त आयोग है वो स्थायी नहीं है, हर 5 साल में बनाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि साहब वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, उसको स्थायी किया जाए, क्योंकि हमारे देश में बिना पैसे के काम तो चलना ही नहीं है। और जब तक फाइनेंस कमीशन स्थायी नहीं होगा तब तक देश की जो काया पटली है वो नहीं निकल के जाएगी। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया, कुछ ऐसे विषय जो राज्य के पास होने चाहिए उन्हें राज्य सूची में स्थानांतरण किया जाए, केंद्र सूची से लेके। एग्जाम्पल बेस पे सुरक्षा का मुद्दा है, भाई सुरक्षा राज्य भी करता है, लेकिन हमने उसको चेंजिंग नहीं किया गया। आपको पता होगा कि 1976 में हमने 5 विषय कन्वर्ट किए थे, अभी समझेंगे पूरी कहानी को लेकर। इन्होंने कहा कि कुछ विषय राज्य सूची में स्थानांतरण, यानी कह सकते हैं कन्वर्ट इनटू स्टेट जो सूची में करने का प्रयास करा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी भी बात को इतना कोई ज्यादा नजरअंदाज कर दिया गया, नहीं माना गया। ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद 1917 के बाद यहाँ पर 1983 में एक सहकारी का, सरकारी का, जिस आयोग के नाम से जानते हैं, तो 1983 में फिर एक आयोग आता है। उस आयोग का नाम आप जानते भी हैं, सरकारी का आयोग। तो सरकारी का आयोग बड़ा फेमस रहा, केंद्र राज्य के बीच में संबंध मधुर क्यों नहीं हो रहे। जैसे संबंध मधुर ना होने के पीछे रिसर्च किया था कि सरकारी का आयोग ने। तो यहाँ पे 1983 में सरकारी का आयोग का गठन किया जाता है। लगभग 1989 के अराउंड तक इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट को पेश करते रहे और इन्होंने एक स्पष्ट कहा कि जब तक हम केंद्र राज्य के बीच में संबंध मधुर करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। राज्यपाल की स्थापना कैसे करें, अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन कैसे करें। तो यहाँ इन्होंने एक सुझाव बड़ा जबरदस्त दिया कि हमें केंद्र राज्य के बीच में संबंध मधुर करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की काउंसलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी, और वो हमने गठन कर दिया गया। तो यानी कह सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या परिषद का गठन। तो यानी स्टेट ऑटोनॉमी के पीछे अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आए तो एक लंबी यात्रा है। उस लंबी यात्रा में देखा जाए ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एआरसी की रिपोर्ट, एक राजमन्नार समिति का और एक सरकारी का आयोग का। बाकी इन्होंने कई सारे पॉइंट भी दिए गए, और वो पॉइंट क्या दिए गए, यहाँ से पॉइंट ये दिया गया कि साहब जो हमारे पास सरकारी का आयोग है उसने कहा कि जिस राज्य का गवर्नर से अपॉइंट किया जाएगा उस राज्य का वो मूल निवासी ना हो। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि वो पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो एक विधि कानून के अनुकूल राज्य को चलाएगा। तो ये ऐसी कुछ बातें यहाँ पर निकल के जाती हैं। अगर बात करते हैं कि राज्य को स्वामित्व ऑटोनॉमी दे देते हैं तो उसके पक्ष में क्या फायदा होगा और उसके विपक्ष में क्या फायदा होगा, 2 बातें कर लेकर फिर अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, स्वामित्व के ऑटोनॉमी के पक्ष में तर्क। ऑटोनॉमी के पक्ष में तर्क। अब देखिएगा, अगर आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो यूपीएससी का क्वेश्चन जो है खतरनाक मॉडल से आता है। खतरनाक मॉडल का मतलब है कि एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे अगर राज्य को स्वायत्तता मिल जाती है, जैसे एक घर में एक नौकर है, उसको अधिकार मिल जाए तो अपने हिसाब से काम करेगा। अधिकार सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही स्वायत्तता के माध्यम से क्या होगा, विकास का मार्ग क्या होगा, प्रशस्त होगा। ये पहला पॉइंट अगर हम इसके पॉजिटिव वे में देखे जाएं तो पहला क्या होगा, विकास का मार्ग। आज भी राज्य जो है कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि केंद्र के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। कब आएंगे सैया, बजाएंगे घंटी, करेंगे प्यार, है ना। एक प्रकार से जाएगी फाइल, आएगा पैसा, बटेगा पैसा, इस तरीके से। अब उनके पास ऑटोनॉमी हो जाएगी, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, कहाँ को लगाना है, खुल के खेलेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, जो राष्ट्रीय एकता है,
हमारे पास जो बनी हुई यूनिटी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उसको स्थानीय स्तर पर संरक्षण दिया जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार, फिर हमारा भारत साइड में रख दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, नंबर 2 पॉइंट, राष्ट्रीय एकता की कमी क्या हो जाएगी, लोकल लेवल पर या स्थानीय स्तर पर, या स्थानीय स्तर को संरक्षित किया जाएगा। आया, कुछ पॉइंट आ रहा है, पिक्चर बन रही है। उससे क्या होगा, हाँ, जो हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं कि कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की हमें घोषणा करनी है, जब राज्यों के हाथ में ताकत आ जाएगी, राज्य अपने अनुकूल काम कर पाएंगे, जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है कहीं ना कहीं एक प्रकार से राज्य आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहीं से क्या होगा, कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है, और अग्रसर यानी मूव टू वेलफेयर स्टेट्स, राज्य यहां पर कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो एक हमारे पास अगर और राज्य को ऑटोनॉमी मिल जाएगी, तो जो हमारे पास फेडरलिज्म सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। एक केंद्र शक्ति है, केंद्र शक्तिशाली होता है, जैसे एक माला होती है, माला में अगर हम लोगों ने बहुत सारे मोती को पिरो रखा है, तो अगर धागा मजबूत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने सीसेट ने पूछा था कम पैसेज के रूप में, तो अगर धागा मजबूत नहीं है तो टूट जाएगा, और टूटने के बाद राज्य क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो जो राष्ट्र है वो राज्यों में कन्वर्ट हो जाएगा, कई राष्ट्र बन जाएंगे। ऐसा देखने को हमें देखा जाए तो मिला भी था आज़ादी के समय में। अगर सारे रियासतें हमारी एक होती तो हमारे दो राष्ट्र ना बनते। राष्ट्र इसलिए बने कि वो भी पक्ष में थे कि हम मुस्लिम और हिंदू के राष्ट्र में दो राष्ट्र का गठन कर दिया जाए। इसके पीछे लॉजिक ही निकल के आता है। तो संघात्मक जो व्यवस्था है या फेडरलिज्म जो सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं, सॉरी व्यवस्था नहीं नहीं, ये तो निगेटिव पॉइंट बन जाएगा ना, इसलिए यहीं तक हम इसको रहने देंगे। यहां तक क्या होगा, मजा आया। अगर स्वामित्व के विपक्ष में बात करेंगे, विकास हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता की कमी, तो यहां पर ये क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, इसलिए मैं पॉजिटिव बात कर रहा था। ये भी क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। तो ये 3-4 बातें आपके दिमाग में ऐसे होनी चाहिए जैसे कि कभी अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपक्ष में तर्क करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं होना चाहिए, तो विपक्ष में तर्क करेंगे तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपके दिमाग में स्टेब्लिश हो चुके होंगे। इसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। सबसे पहला क्या होगा कि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा न देकर कहीं ना कहीं स्थानीय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, एक निगेटिव पॉइंट बनेगा। क्या गारंटी है, दूसरा पॉइंट, क्या गारंटी है आज राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, कल स्वतंत्रता की मांग करने लगे। सोचो, इमेजिन करिएगा कि आज तो बोल रहे हैं सर हमको ये वाली पावर दे दो, कल को बोलने लगे कि भैया हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो यानी क्या गारंटी है कि उंगली पकड़कर कल को हाथ ना पकड़ने लगे। इसलिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि भविष्य को देखते हुए स्वायत्तता की मांग जो है कल की स्वतंत्रता की मांग में बदल सकती है। ये भी आप निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं। क्या गारंटी है, अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो राज्य अगर स्वायत्तता की मांग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टकराव होना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ मतभेद बढ़ना स्टार्टिंग होगा, अपराध होने स्टार्टिंग हो जाएंगे, राज्यों में टकराव होना स्टार्टिंग हो जाएगा। जो हमारी जुडिशरी है वो कहाँ तक न्याय करेगी, उसके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आया पॉइंट यहां से। लेकिन एक अगला पॉइंट इसी में, स्वायत्तता के पक्ष में केंद्र राज्यों पर नियंत्रण कैसे करता है, उसके कुछ अवधारणाएं भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि केंद्र राज्यों पर नियंत्रण करने के साधन कैसे करता है। तो इसी में केंद्र के द्वारा राज्य पर नियंत्रण के साधन। अब देखो, क्या ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जिनके माध्यम से केंद्र जो है राज्यों को बांधे रहता है। एक साधन तो यह है कि केंद्र राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं है। अच्छा पॉइंट है, राज्यों का संविधान नहीं है, केंद्र के पास, संसद के पास संविधान को चेंज करने की ताकत है। तो राज्यों का अपना संविधान ना होना भी क्या है, केंद्र एक प्रकार से लाचार बैठा हुआ है। दूसरा कारण क्या है, संसद की व्यापक विधि का निर्माण जो होता है, या संसद जो विधि है निर्माण कौन कर सकती है, संसद करती व्यापक विधि का, यानी जो व्यापक विधि है उसका निर्माण कौन कर सकती है, संसद।
तो व्यापक विधि का निर्माण कौन करती है? केंद्र। वो राज्य नहीं कर सकता, इसके माध्यम से भी राज्यों को बांधे रहती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो भी आपातकालीन घोषणाएं हैं, जैसे आपातकाल हो या कुछ अन्य चीजें हो, या जितनी भी आपातकालीन घोषणाएं हैं, इमरजेंसी जो यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हैं, घोषणाएं करते हैं, वो कौन करता है? केंद्र करता है, राज्यों को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो किसके पास हैं? केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। तो इसके माध्यम से भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यानी देश के अंतर्गत प्रशासन चलाने का जो नाता है, रिश्ता है, वो किसको दे रखा है? बोलेंगे राज्य, केंद्र को दे रखा है, कि केंद्र वहां से आईएएस पीसीएस बना के भेजेगा, जाओ बेटा राज्य में काम करो। किसके अधीन काम करेंगे? राज्य सरकार को अधीन, लेकिन ऑटोनॉमी किसकी है? केंद्र की है। जब चाहे जब उसको बुला लेगा, है ना, जब चाहे जहां उसको भेज देगा। लेकिन कुछ समय के लिए, लो बेटा ये तुम्हारी दुल्हन है, इसको आराम से आप लोग आराम से आईएएस पीसीएस इनको जहां चाहो वहां अपॉइंट करते रहो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन है किसके मालिक? वो केंद्र के मालिक है। उसके बाद यहाँ एक तरीका तो ये रहा, ऊपर से हमने यहां पर क्या रख दी गई? समवर्ती सूची रख दी गई। कह तो दिया कि यहां दोनों मिलकर चेंज कर सकते हैं, जो कंकरेंट लिस्ट है कि भैया दोनों मिलकर यहां आराम से राय लेके चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसके पास अधिकार ज्यादा है? बोलेंगे सर केंद्र के पास ज्यादा है। केंद्र के पास कंकरेंट लिस्ट को चेंज करने की क्या है? सूची है। और ये इन सबके पास राज्य नियंत्रण तो करता है इसके ऊपर। इसके अलावा एक पॉइंट वो बनता है, यानी राज्य जो है, राज्य केंद्र पर निर्भर, राज्य केंद्र पर वित्तीय रूप में निर्भर या वित्तीय निर्भर। अरे बाप रे, यानी जब पैसा ही राज्यों के पास नहीं है तो राज्य चलाएंगे कैसे? इसलिए केंद्र से कितनी ही लड़ाई हो जाए किसी राज्य की, लेकिन दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? केंद्र से ही मिलेगी। जैसे केजरीवाल की बात करें, रोज डिबेट होती है, मोदी जी चोर हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी ये हैं, लेकिन पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। इसलिए ये पॉइंट निकल के आता है। इन सबको छोड़ दिया जाए तो जो राज्य में कानून चलाया जाएगा, जिसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं, तो यहाँ पे जो कानून का प्रतिनिधि है या केंद्र का जो प्रतिनिधि है, वो उसके रूप में राज्य काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल। वो कई बार प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछा गया है कि राज्यपाल एक प्रकार से तोते की तरह है। जब केंद्र उसे कहेगा तोता उड़ मैना उड़, इस टाइप की जो बातें हम लोग समझ सकते हैं, जानते हैं, तो केंद्र राज्यपाल एक तोते की तरह काम करता है। ये प्रश्न मेंस में पूछा गया है, सच बात है, क्योंकि वो केंद्र का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो राज्य में जाके शासन व्यवस्था को देखने का कार्य करता है। तो किसने लगाया? केंद्र ने। तो यानी एक प्रकार से हम ये सिंपलेस्ट वे में कह सकते हैं कि ये साधन है जिनके माध्यम से केंद्र के द्वारा राज्यों पर नियंत्रण किया जाता है। अगर ये साधन ना हो तो राज्य तो वही यहाँ पर क्या करेंगे? उठन उठन आठन लगेंगे। राइट, कुछ पिक्चर आई? मजा आ रहा है सबको? बताओ। ऐसे ऐसे कंसेप्ट पूछता है, क्वेश्चन यही पूछ लेगा प्रीलिम्स में भी उठा के कि केंद्र किस प्रकार से नियंत्रण कर लेता है, नियंत्रण करता है। ये बात आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। इसलिए हम कंसेप्ट को ज्यादा ध्यान देंगे यूपीएससी पीसीएस वगैरह के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, और फैक्ट पे भी काम करेंगे। चलते हैं फैक्ट पे भी, आर्टिकल नंबर 1 में क्या, आर्टिकल 2 में क्या, आर्टिकल 3 में क्या, सारी बातें करेंगे, मस्ती से करेंगे। डोंट माइंड यार, है ना। तुम वेदांग में बढ़ चुके हो अब, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि तुम्हारा मेन मेन जो कोर एरिया है सिलेबस का, उस पर कमांड करें। पूरी पॉलिटी, पूरी लक्ष्मीकांत तो पढ़ना पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लेकिन उस एरिया को हम लोग कमांड करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, अब तुमसे 2 मिनट के लिए डिबेट करते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा इस डिबेट के बाद। अगर हम बात करें छोटे राज्य बनाम बड़े राज्यों के सापेक्ष में, चलो, अगर छोटे राज्य बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, और बड़े राज्य बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, ये रहने देंगे तो क्या फायदा होगा, ये दोनों बातें यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं चर्चा का विषय बन चुका है। तो छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट वर्सेस वर्सेस बिग स्टेट, ये डिबेट का विषय है। यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में इसकी भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोटे राज्य बना देंगे तो हमारे जो संघ है इस समय, आज जो बैठे हुए हैं राज्य स्टेट मिलकर बैठे हुए हैं, और राज्य बनने से संघ का स्वरूप को खतरा पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि छोटे राज्य बनने से क्या होगा, आर्थिक असमानताएं दूर हो जाएंगी, नियम अच्छी तरीके से फॉलो होंगे। लेकिन हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली है
क्या वो पुनर्गठन के लिए तैयार है या नहीं है? एग्जाम्पल बेस पे अगर हम लोग यहाँ पुनर्गठन करते हैं राज्यों का, जैसे 1950 में 56 में किया गया था, तो यहाँ पुनर्गठन करने का मतलब है अगर हम राज्य का पुनर्गठन करते हैं तो और उसके बाद राज्यों का निर्माण करते हैं, तो एग्जाम्पल बेस पे हमने 3 राज्य बनाए थे, जैसा कि याद है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 3 राज्यों का निर्माण किया हमने, एक को यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से मिला के अलग अलग करके बना दिया गया। तो यानी आप ही कह सकते हैं इनके बनने से तेजी से विकास हुआ, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक चीजों में थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ, डाउन टू अर्थ काम करने में आसानी हुई, इसके पक्ष में हम लोग जा सकते हैं जब बड़े राज्य छोटे राज्य बनाए जाए, यानी ठीक बात है, बनना चाहिए। लेकिन अगर ये बनना चाहिए तो यहां पर जो अन्य पक्षों की हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य बहुत सारे हैं, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, जहां की जनसंख्या 8-8 लाख है बस मात्र, मेघालय, मिजोरम है। अगर छोटे राज्य होने से अगर विकास होता तो ये जो राज्य जितने बैठे हुए हैं ये हाशिया पर ना खड़े होते। इसका मतलब अब जाएं किधर? ये तो समस्या आ गई, एक तरफ समुद्र एक तरफ खाई, ऐसा कुछ कहावतें देखने को मिली होंगी कि अगर इस पक्ष को देखते हुए बनाया जाए छोटे राज्यों में तो ठीक है, अगर ये पक्ष को तुम बिल्कुल सही मानते हो तो फिर साहब ये वाला पक्ष क्या है? यानी छोटे राज्य बनने की वजह से जो हिमाचल है, गोवा है, हरियाणा है, यूके है, इनके अच्छे परिणाम सामने देखने नहीं मिले। ऊपर से अगर ऐसा कुछ है तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो इसके पीछे दोनों पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, लाभ या हानि अगर हम लोग देखें तो दोनों पॉइंट निकल के यहां से आ जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर छोटे राज्य होते हैं तो जनसंख्या कम होने की वजह से, क्षेत्रफल कम होने की वजह से राज्य सरकार विकास के कार्य को सही तरीके से इंप्लीमेंट करा पाती है, ऐसा एक लाभ हो सकता है इसका। दूसरा पॉइंट यह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि अगर एक कम से कम 20 लाख की जनसंख्या पे एक एसडीएम बैठा हुआ है, वो कम से कम 60 लाख की जनसंख्या पे इस समय एक डीएम बैठा हुआ है, 60 लाख की जनसंख्या को डीएम जो है वहां पर जा जाके नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहा है कि कहाँ सुविधाएं पहुंच रही, कहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करने के लिए जो दुरुस्त है उसको जनता के निकट तक पहुंचाने के लिए छोटे राज्य बनने चाहिए। इससे क्या होगा, पॉइंट बन जाता है कि अगर छोटे राज्य बनेंगे तो यहाँ आर्थिक विकास पर जोर दिया जाएगा, हर आदमी को सुविधाएं मिल पाएंगी। संतुलित जो राजकोषीय व्यवस्था है, जो हमारे पास फिजिकल पॉलिसी जहां लूटपाट होती है उसमें आसानी, मतलब उसे आराम आराम से हम उसको सही कर सकते हैं। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन है, उसमें क्या होगा, केंद्र तानाशाही कम हो जाएगा और केंद्र के तानाशाही कम होने की वजह से क्या होगा, राज्यों के पास ताकत चली जाएगी, ये भी इसका एक लाभ बन सकता है। छोटे राज्य राज्य बनने की वजह से क्या होगा, जो पंचायत राज व्यवस्था हम लोगों ने एस्टेब्लिश की थी वो सफलता प्राप्त कर सकती है। तो ऐसा कह के हम छोटे राज्यों के लाभ के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे राज्य बनते हैं तो इसके बहुत सारी हानियां होंगी। जैसे एग्जाम्पल बेस पे राष्ट्र पर एक राष्ट्रीय आर्थिक भार बढ़ेगा कि हर जगह हमें सचिवालय की स्थापना करनी पड़ेगी, राजभवन की स्थापना करनी पड़ेगी, कई मंत्री की स्थापना करनी पड़ेगी, फिर सीएम कई सारे बनेंगे, राजकोषीय भार बढ़ जाएगा। दूसरा, क्षेत्रों में फिर क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। जैसे यूपी को तुम 4 भागों में बांट दीजिएगा तो 4 भागों में बांटने से यहाँ पर क्या होगा, रीजनल जो इनवैलेंस कहानियां हैं लगातार और बढ़ेंगी, और बढ़ने से सामुदायिक टकराव होना स्टार्टिंग हो जाएगा। और जो एकता है, क्षेत्रवाद की भावना जब भी पनपती है तो वहां एकता कमजोर हो जाती है। तो यानी आप केंद्र राज्य के बीच में क्या होगा, विवाद बढ़ेगा। केंद्र राज्य के बीच में विवाद बढ़ने से क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की जो संख्या है हमें उसे बढ़ानी पड़ेगी, न्यायपालिका में न्यायाधीश की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न्यायपालिका के ऊपर भार बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि छोटे राज्यों के लाभ और हानि क्या है। लेकिन छोटे राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए बहुत आवश्यक होने चाहिए, लेकिन इसे तुच्छ राजनीतिकरण के माध्यम से इसको कन्वर्ट ना करें। इसको इकोनॉमिकल या किसी अन्य माध्यम से छोटे राज्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके रूप में हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात हम लोगों अभी कर रहे थे इतनी सारी 10-15-20 मिनट के सापेक्ष में, कि क्या क्या ऑटोनॉमी है, इस तरीके से कैसे राजमन्नार ने क्या कहा, इस बात से अगर आप सहमत हैं तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा कि सर ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। आया कुछ मजा? पिक्चर बनी? लग रहा है सर वाकई में, अब लगने लगा है कि कुछ तो आने लगा है ना हमारी दरिया में। समंदर की तरह हम भी निकले थे पानी लेने, लेकिन क्या पता समंदर पानी लेके ही हवाओं के सहारे आगे बढ़ गया है। तुम ढूंढते रहे,
क्लियर यहां तक? कोई डाउट किसी के साथ तो बताएं कमेंट करके। मजा आ रहा है सबको? इस तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग कमांड करते हुए चलेंगे और पूरी पिक्चर हम लोग यहाँ बनाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वन टू वन करके चीज़ें एक्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे ही सब चीज़ों को लगभग 10 15 20 टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, उन पे कमांड करके फिर नेक्स्ट सीगमेंट पे चलेंगे। अभी जाने दो फिर आऊंगा, है ना? अभी जाने दो फिर आऊंगा, तुम्हें ले जाकर वो जगह दिखाऊंगा, जहां सूने मंदिर में आरती हुई ना कभी है, तुम्हारे हाथ से वो वहां एक दिया जलवाऊंगा। अरे बाप रे, शेर बन गया, लग रहा है खतरनाक, है ना? चलते चले। तो कभी तुमसे कोई प्रेम करे, कहे कि सर रुक जाओ अभी प्रेम करने दो, तो कह दीजिएगा कि अभी जाने दो फिर आऊंगा, है, तुम्हें ले जाकर वहां वो जगह दिखाऊंगा, सूने मंदिर में कभी आरती ना हुई जहां, तुम्हारे हाथ से वहां एक दीपक जलवाऊंगा। अरे वाह! चलते हैं, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बात करते हैं संवैधानिक इश्क वाले पॉइंट पर, उसके बाद ये वाला पॉइंट भी कर लेंगे, जिससे ये दिमाग में आपके पिक्चर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रोविजन, अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ते हैं। संवैधानिक उपबंध, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसके बारे में पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत संविधान में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में कुछ प्रावधानों का उल्लेखित वर्णन कर रखा है। क्या वर्णन है? आर्टिकल नंबर 1 में क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, किताबों की दुनिया से दूर निकल के अपनी दुनिया बसाएंगे। उस दुनिया में अपनी भाषा होगी, ज्ञान किताबों का होगा, प्रश्न यूपीएससी के होंगे, वहां समाहित करके अपने आधार पर बांट कर दे देंगे। देखिएगा, इसी को हम ज्ञान कहते हैं। अगर तुम रटना सीख जाओगे तो तुम एक ही शब्द को कब तक रटोगे कि का की जगह की लगाना है, की जगह का लगाना है। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो काकी से कोई मतलब नहीं होता है, फिर शब्दों से मतलब होता है कि तुम कैसे उसको जोड़ पा रहे हो। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 1 में भारत की अवस्था को 3 भागों में बांट रखा है, यानी 3 श्रेणियों में कन्वर्ट कर रखा है। 3 श्रेणी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 3 सीरीज है। 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज। एक सीरीज में ये स्पष्ट है कि राज्यों का क्षेत्र होगा, संघ का भी अपना एक क्षेत्र होगा, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत की सरकार के द्वारा अधिगत किया जा सकता है, उसका भी अपना एक क्षेत्र होगा। यानी एक प्रकार से राज्यों के क्षेत्र के बारे में डिफाइन कर रखा है। दूसरा, संघ का भी अपना एक क्षेत्र होगा। जैसे आप देखेंगे दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अंडर में आती है, और ऐसे क्षेत्र जहां किसी किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिगत किया जाएगा, उनका भी अपना एक क्षेत्र होगा। तो यानी कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा अधिकृत राज्य। अधिकृत मतलब हड़पे गए या शामिल किए गए, या वहां पर शामिल का मतलब कुछ भी एक सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं, किया जा सकता है। तो यानी यहां पर 3 बातें, 3 श्रेणियों में भारत की अवस्थाओं को, भारत एक राज्यों का संघ है, इसके बारे में उल्लेखित कर रखा है आर्टिकल नंबर 1 में। इस बात से आप बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर चुके होंगे। आर्टिकल नंबर 2 पे चलते हैं। लो जी, ये सब फैक्ट वाली बातें हैं जो जिसको समाहित करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 में, आर्टिकल 2 में ये स्पष्ट बोल रखा है कि संसद को शक्ति है कि विधि के द्वारा जो उसे ठीक समझे वो ऐसे काम कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल, किसको शक्ति दी गई है? संसद को शक्ति। तो यहां राज्य को शक्ति नहीं दी गई है, याद रखिएगा। और क्या शक्ति दी गई है? एक ही लफ्ज में अगर देखेंगे, जो उसे ठीक लगे, जो ठीक समझे वो ऐसे काम कर सकती है। कैसे काम करेगी ये भी जानेंगे। जो संसद ठीक समझे,
ऐसे काम धाम करेगी। अब क्या ठीक समझे, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस में, जो संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश करना या स्थापना करना, यूनियन जैसे यूटी की स्थापना करना, या यूटी को हटाना, जैसे जम्मू कश्मीर के सामने हमने तांडव करा। तो संघ में, संघ मतलब यूनियन में, संघ में नए राज्यों की स्थापना करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन यूनियन, राइट। या स्थापना नहीं करते हैं तो यहां पर प्रवेश कर सकते हैं, यानी एंट्री करना, जहां 7 यूटी है वहां 8 यूटी कर लो, किसी के सापेक्ष में नए काम कर लीजिएगा। नए राज्यों के भारत के संघ में शामिल करना, जो राज्य हैं उनको यूटी में कन्वर्ट करना, आर्टिकल नंबर 2 में डिफाइन कर रखा है, तो लिख लीजिएगा नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। ये कौन ठीक समझे, संसद ठीक समझे। उसके बाद की जो ताकत है वो है कि जो नए राज्य हैं उनका गठन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। कह सकते हैं कि नए राज्य के गठन की शक्ति, पावर ऑफ फॉर्मेशन इन न्यू स्टेट्स की पावर किसको दे रखी है, आर्टिकल नंबर 2 के तहत संसद को दे रखी है। तो यानी 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यूटी में कई नए राज्य की स्थापना करना है, अलग करना है, या उसको शामिल करना है, या आर्टिकल नंबर 2 डिफाइन करता है। नए राज्यों में भारत के संघ में शामिल करना, नए राज्यों को, जो नए राज्य जो भी होंगे उसको भारत के संघ में, यूटी में या किसी अन्य चीज में शामिल करना है, तो ये सारी बातें यहाँ निकल के आती हैं। या नए राज्यों के गठन के बारे में कोई शक्ति, जितनी भी प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 2 में निकल के आता है। अगर ये बात आपकी स्पष्ट है तो आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 3 नंबर ये कहता है, ये भी अधिकार किसको दिया गया, संसद को दिया गया है। अब ये संसद क्या होगा, दोनों पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे संसद की ताकत है तो राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना, यानी कह सकते हैं कोई राज्य क्षेत्र है उनको अलग कर दिया गया, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को फॉर्मेशन कर दिया गया, तो यानी कह सकते हैं राज्य क्षेत्र का वितरण। एक ही वर्ड में याद रखिएगा। अब वितरण क्या होगा, एक राज्य से राज्य क्षेत्र बना दिया जाए, यानी एक वर्ड में बोला जाए तो राज्य का निर्माण करना। और निर्माण 2 या 2 से अधिक से भी मिलकर कराया जा सकता है। उसके बाद अगर किसी राज्य की, मान लीजिएगा यहां से यूपी है या बिहार है, थोड़ी सी उसकी क्षेत्र को बढ़ाना है या उसे घटाना है, तो यहां से राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना। अब परिवर्तन मतलब बढ़ाना या घटाना, यानी किसी के एरिया को भी बढ़ाओ घटाने का अधिकार किसको दे रखा है, राज्य को दे रखा है। यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं सीमा परिवर्तन करना। जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ऐसे ही उड़िया उड़ीसा इनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे ही अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है वो किसको दे दिया गया अधिकार, संसद को। तो ये 3 बातें आपकी आर्टिकल नंबर 3 को डिफाइन करती हैं, जिसके बारे में आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। आया कुछ पिक्चर बनी। लग रहा है सर बाकी में वेदांग थोड़ी चल रहा है, वेदों की तरफ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक आर्टिकल और बचा, उसको भी हम लोग पढ़ के अपनी कहानी को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं।
आर्टिकल नंबर 4 के बारे में लो जी। आर्टिकल 4 में ताकत किसको दे रखी है? बोलेंगे संसद को दे रखी है। आर्टिकल 2 में हम क्या करते हैं? नए राज्यों का प्रवेश करते हैं, गठन करते हैं। आर्टिकल 3 में क्या करते हैं? राज्यों की सीमा का गठन करते हैं। राज्यों की सीमा कहाँ कहाँ तक होगी, या उसका क्षेत्र कैसे होगा, या उसको बढ़ाना घटाना काम कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो ऊपर जो दोनों आर्टिकल 2 और 3 है वो 368 के तहत संशोधित नहीं माने जाएंगे। तो यानी ये आर्टिकल 2 और 3 की स्पष्ट व्याख्या के रूप में माना गया। यानी एक प्रकार से एक कानून यानी सामान्य बहुमत के माध्यम से या साधारण बहुमत के माध्यम से विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इन कानूनों को पारित किया जाएगा। इन 368 में जो हम संविधान अमेंडमेंट की बात करते हैं पार्ट नंबर 20 के अंतर्गत, उसके तहत ये धन रखना संशोधन नहीं होंगे। अच्छा, तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर, यहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 3 की, ये इन दोनों के बारे में स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत ये पार्ट नहीं आता है। तो यानी दोनों आर्टिकलों को अगर ऐसा कुछ सरकार करती है तो इसके तहत नहीं माना जाएगा। तो यानी कानून एक सामान्य बहुमत से यानी सामान्य विधेयक की प्रक्रिया से पारित किए जाएंगे, ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि कानून सामान्य प्रक्रिया से पारित किए जाएंगे। ये इसके बारे में उल्लेखित वर्णन कर रखा है। तो मुझे लगता है कि यहां तक की जो यात्रा है आपकी बड़ी मनमुग्ध तरीके से चल रही होगी। यहां तक आप समझ पाए होंगे कि संवैधानिक उपबंध किस आर्टिकल में कौन कौन सी बातें की गई हैं, एक आर्टिकल में क्या है, 2 में क्या करना है, और 3 में नाम परिवर्तन सीमा ये क्या करना है, इसके बारे में पॉइंट बन जाता है। चलें आगे कहानी को लेके बढ़ें। अगर आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाती है तो बताएं कमेंट करके। बोलिए साहब। आइएगा अगले पॉइंट की बात करते हैं, राज्यों का विकास कैसे हुआ। इस विकास को समझ लेंगे तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो जाएगा प्रश्न को बनने का। देखिएगा, अगर हम भाषा के आधार की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार ने हमारे इंडिया को बांटने का काम करा। तो ब्रिटिश काल में भाषा के आधार पर 1912 में 3 राज्य उड़ीसा, बिहार और यहाँ पर असम बना दिए गए थे। जब भाषा के आधार पर हमने 3 राज्य बना दिए ब्रिटिश सरकार ने, इसीलिए 1913 में एक आंध्र सभा की स्थापना की जाती है। तेलुगु भाषा के आधार पर वो बेचारी आंध्र सभा जो है भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग करती है। ये मांग बढ़ती बढ़ती 1950 तक आती है। जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि जो आंध्र सभा के उस समय व्यक्ति थे राम लल्लू, वो लगातार 56 दिन अनशन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंत में दुखी होकर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले राज्य की घोषणा की जाती है 15 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और तब जाके 19 दिसंबर 1952 के आसपास जो है जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि इसको राज्य बना दिया जाए। तो जो 1 अक्टूबर 1953 को है हमारा आंध्र प्रदेश जो है एक प्रकार से तेलुगु भाषा के आधार पर पहले भाषा राज्य की गठन किया जाता है। लेकिन समस्या इसकी बढ़ जाती है, जैसे ही आंध्र प्रदेश में राज्य बन जाता है भाषा के आधार पर, तो साइड के जो जितने भी राज्य थे वो लगातार मांग करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो ये पूरी कहानी अभी समझेंगे, लेकिन इससे समझने से पहले हमारे देश की रियासतों के बारे में समझने का काम करते हैं। और फिर रियासतों को हमारे देश में 3-4 भागों में कन्वर्ट कर रखा था और कैसे कैसे विकास हुआ उसकी जर्नी को हम लोग लेके चलने का प्रयास करते हैं। चलें, बात मजे की है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राज्यों का विकास। राज्यों का विकास कैसे हो? अगर राज्यों के विकास की भावनाओं को अगर हम लोग देखें तो राज्यों को हमारे पास 4 वर्ग में ब्रिटिश सरकार ने बांट रखा था। 4 वर्ग को 4 ग्रुप भी कह सकते हैं। एक ग्रुप ए महाजन थे। ये ए महाजन वो ग्रुप था जहां पर ब्रिटिश भारत गवर्नर राज करते थे।
तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रिटिश भारत था ये, और जो ब्रिटिश भारत होगा तो यहाँ पर गवर्नर राज करेंगे। लगभग सामान्यतः देखा जाए 216 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 216 रियासत भी कह सकते हैं, लगभग इससे 10 राज्य बाद में बनाए गए। इस 10 राज्य में देखा जाए मुख्यतः जो हमारे पास जो क्षेत्र है बिहार का, है ना, बम्बई का, असम का, इस एरिया से बनाए जाते हैं। बी ग्रुप वो था जो शाही शासन था, शाही शासन था। तो यहाँ गवर्नर्स के द्वारा अपॉइंट शासन चल रहा है। शाही शासन यहाँ वो है जहां पर ब्रिटेन के शाही लोग खुद शासन करते थे, गवर्नर के अपॉइंट नहीं करते थे। यहाँ लगभग 275 हमारे देश में रियासतें थी, यहां से लगभग 8 राज्य बनाए जाते हैं, 8 राज्य बनाए जाते हैं। और ये 8 राज्य जैसे हैदराबाद है ना, इस टाइप के एरिया निकल के जाएंगे। सी ग्रुप जो था, इस सी ग्रुप में एक प्रकार से मुख्य आयुक्त का शासन था, मुख्य आयुक्त का शासन था। और जो मुख्य आयुक्त है, संभवतः लगभग यहाँ 61 रियासतें थी, और 61 रियासतों में से देखा जाए तो लगभग यहाँ 9 राज्य, राजस्थान इस टाइप के मिडिल एरिया वाले 9 राज्य यहाँ से फॉर्मेशन किए जाते हैं बाद में। और एक लास्ट जो डी पॉइंट है, यहाँ अकेला बैठा हुआ जहां पर हम लोग एंजॉय करते हैं, अंडमान निकोबार का शासन था, निकोबार एरिया था जहां पर संभवतः ऐसे ही शासन चलता था। तो यहाँ एक प्रकार से ओनली एक रियासत थी, और यहाँ एक ही बाद में यूटी के रूप में फॉर्मेशन किया गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य में हमारी रियासतों को 4 भागों में बांट रखा था। एक ब्रिटिश शासन जहां पर गवर्नर शासन करेगा, एक शाही शासन, एक खुद शासन करेंगे, एक आयुक्त शासन जहां पर खुद आयुक्त रहेगा यानी गवर्नर से नीचे वाला पद था, उसके अलावा एक अंडमान निकोबार जहां पर एक प्रकार से सिंपल वे में एक। तो इन 4 भागों से मिला के देखा जाए तो इंडिया में लगभग 12 मई 1946 को एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, इसको व्हाइट लेटर के नाम से जाते हैं। व्हाइट लेटर को हम लोग सूचना पत्र के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पर 1947 के एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ स्पष्ट करा गया कि अब भारत को 3 खंडों में हम लोग बांटेंगे। 3 खंड मतलब 3 बातें हम लोग करेंगे। ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान जाना चाहती हैं, ऐसी रियासतें जो इंडिया जाना चाहती हैं, इंडिया में रहना चाहती हैं, और ऐसी रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। तो लगभग 2 श्रेणियों में हमने कन्वर्ट कर दिया, एक ब्रिटिश प्रांत, एक देशी प्रांत। ब्रिटिश प्रांत वो हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन है, और देशी प्रांत वो हैं जो राजाओं का शासन है लेकिन अधीन ब्रिटेन के ही हैं। तो इन दोनों श्रेणियों को भारत की जो गवर्नर रियासती प्रणाली है उसको 2 भागों में बांट रखा था, कि जहां कंप्लीटली ब्रिटिश शासन का अधीन चल रहा है, और दूसरा एक प्रकार से कह सकते हैं जो राजाओं का शासन है लेकिन वहां अधीन किसके हैं, ब्रिटेन के हैं। लगभग 552, 562 और 582 रियासतें देखने को मिलती हैं, लेकिन संभवतः उसको 552 रियासतों के नाम से हम लोग जानते हैं। तो लगभग 549 रियासतों का ये आकलन है कि स्वतंत्रता से भौगोलिक भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वो शामिल हो जाती हैं। बाकी जो 3 जो बस्ती हैं जिसका नाम हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, इन तीनों को कहीं ना कहीं विशेष विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ज्वाइन किया जाता है। अगर हम ये देखेंगे तो अगर हम बात करें हैदराबाद, तो हैदराबाद का मतलब है पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, यानी वहाँ पर ओस्मान अली वहाँ के शासक थे, पुलिस कार्यवाही के माध्यम से उसको शामिल करते हैं। जूनागढ़ को किया गया जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जनता चाह रही, वहाँ के नवाब खान वहाँ के शासक थे, नवाब खान मना कर रहे थे लेकिन जनता पक्ष में थी, इसलिए जनमत संग्रह से कर लिया। जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से किया गया, जहाँ पर आप जानते हैं हरि सिंह एक हिंदू शासक थे लेकिन वहाँ की जनता ये मुस्लिम थी। तो ये 3 शासकों को हम लोगों ने आराम आराम से मध्यम मध्यम तरीके से करा। बाकी गोवा, हैदराबाद, ये भी कई कई स्टेट ऐसे निकल के जाएंगे जहां को शामिल किया है। तो ये वाली बातें हम लोग कल से लेके चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। लेकिन आज आप कमेंट कर दीजिएगा कि लेक्चर नंबर 2 अभी है, जहां पर हम बहुत कुछ अभी समझने का प्रयास करें। कैसी लगी क्लास एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों से 9:45 पे एनसीईआरटी में मिलते हैं, लेकिन वेदांग अपने आप में एक जबरदस्त साबित होगा अगर आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है। तो यानी हम इसको बोल के टू द पॉइंट, कुछ चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो लिखा रहा हूँ वो और इम्पोर्टेंट है, जो तुम समझ रहे हो उस हद वो इम्पोर्टेंट है ना। तो तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी क्लास में। पीडीएफ फॉर्मेट में हम ज़्यादा पढ़ाने पे बिलीव नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। अगर पीडीएफ से पढ़ना तो दुनिया की पीडीएफ जो है बाजारों में, मार्केटों में, फुटपाथों पे पड़ी हुई हैं, जाके ले आओ और उसको पढ़ लो। फिर क्लास में पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। अगर हमने आधुनिकरण के दौर में इतना स्वार्थ ढूंढ लिया है कि साहब हम
पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बस पीडीएफ मिल जाए, किताब घर में आ जाए, ठीक है किताब आ गई हम पढ़ लेंगे। हमें नया शौक लग चुका है नई नई किताबें खरीदने का, लेकिन उन किताबों में है क्या वो दिमाग में जाना नहीं जा रहा है आजकल ना। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग ऑफ करते हैं, बहुत मजा आया होगा आई थिंक, लग रहा है। तो वेदांग बैच जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने अभी कब किया गया है, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यहाँ 3 दिन अभी इकोनॉमी को जल्दी से एंड कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, यहाँ इसको 2 डे करने का स्टार्ट किया है, तो ये पॉलिटी स्टार्ट किया है ना। तो मुझे लगता है कि 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे तो लगभग मान लीजिएगा कि 10-15-20 दिन में मान लें कि दोनों को हम लोग एंड कर लेंगे। नेक्स्ट 20-20 दिन में उसको भी, यानी 40-50 दिन में हम 4 सब्जेक्ट भूमिका में लेके आने का प्रयास करें, जिससे कि बाकी जो एरिया है मतलब 3-4 महीने के आसपास हम चीजों को कैप्चर करेंगे, इंपोर्टेंट एरिया, राइट। अंतर्राष्ट्रीय विधि भी रह चुकी है, उसको भी करेंगे मेरे बेटा। एनसीईआरटी है अभी 9:30 बजे, मैं अभी अभी बना दूंगा क्लास, कोई चिंता ना करें, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते चले। अब तुम्हारा दायित्व बन जाता है, देखो समझो बड़े प्यार से, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, अब तुम्हारा दायित्व है, आपके पास लास्ट ईयर के पेपर होंगे, ईयर वाइज हो या सब्जेक्ट वाइज हो, आपको कुछ नहीं करना है, राज्यों के संघ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको उठा के देखने का प्रयास करना है, अगर आप रियल में यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, मेरे साथ अगर लेके चलना चाहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी को हमने वही टॉपिक पे कमांड करी जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी कचरा को निकाल के फेंक दिया। तुम्हें हो सकता है कि 10-15-20 लोगों को एनसीईआरटी पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन हाँ ये सच है कि उसमें से इतना ही पढ़ना है, राइट। तो मिलते हैं अभी एनसीईआरटी में, फिर मिलते हैं आप लोग, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू।